आज हमारा क्या है, दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का। और इसका नाम क्या है? फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स और जो लॉज है मोशन के, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, फोर्स होता क्या है। ठीक है। फोर्स होता क्या है, देखो आज का हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है हमारा कि फोर्स के बारे में जानना, फोर्स के बारे में जानना। इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन फोर्स के बारे में देखेंगे। और उसके बाद इंट्रोडक्शन देखेंगे। और फिर उसके बाद एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ फोर्स, जो एलिमेंट्री आइडियाज हैं, छोटे छोटे आइडियाज हैं, उसके बारे में देखेंगे। इतने लेट क्यों आए हो? इतने लेट क्यों? कितना टाइम हो रहा है? ऐसे अगर लेट आओगे तो क्लास कैसे चलेगा बताओ? हम्म। क्या जाम में फंस गए थे? फिर मन नहीं कर रहा था आने का, फिर भी आ गए। टाइम पे आए करो। ऐसे अगर लेट रहोगे तब तो हो गया भाई। हम क्लास कब स्टार्ट करें? चलो। तो इंट्रोडक्शन, आज का हमारा टारगेट है इंट्रोडक्शन देना। और उसके बाद एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आज का हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले देखते हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ाया था वो कौन सा चैप्टर था? मोशन था। मोशन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखा था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट देखा, एक्सेलरेशन देखा, वेलोसिटी देखा, स्पीड देखा, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें देखा। ठीक है। और उसके बाद और उसके बाद हमने क्या देखा उसमें? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था उसमें? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना हमने सीखा था। दो तरीके से निकाला। एक क्या था पहला हमारा? ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्या था? एनालिटिकल मेथड था। दोनों तरीके से हमने क्या इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना सीखा। ठीक। अब हमें बात करना है लॉज ऑफ मोशन के बारे में और फोर्स के बारे में। तो लॉज ऑफ मोशन क्या है, फोर्स क्या है, इसके बारे में जानना है। ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स आखिर होता क्या है? ठीक है। फोर्स होता क्या है और हम फोर्स से क्या चीजें कर सकते हैं, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगने के बाद क्या इफेक्ट डाल सकता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है फोर्स का? फोर्स का डेफिनेशन देखो क्या है। फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल cause which try to change the state of rest of a body or state of motion and state of direction of the body। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल काउज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है। फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल काउज होता है। जैसे मान लो कि कोई, अभी ये बोर्ड क्या है, अभी रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में है। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्या तब तक ये अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ जो या इसका शेप एंड साइज है चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। ये अभी टेबल यहाँ पर रखा है, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्या तब तक ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा? क्या अपने शेप को चेंज करेगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा, या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल कॉज विच ट्राई टू चेंज। ये ट्राई कर सकता है, जरूरी नहीं कि चेंज, फोर्स लगा तो चेंज होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। जैसे देखो, अब अगर हम अभी इस दीवार को पुश करें तो क्या जरूरी है कि दीवार का शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये ट्राई करता है चेंज करने का, और वो रेसिस्ट करता है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज होने देने से। वो उसका प्रॉपर्टी है भाई, वो रेस्ट में है, वो रेसिस्ट करेगा।
और हमारा प्रॉपर्टी है उसको चेंज करने का, तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी तो प्रॉपर्टी है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट वाली प्रॉपर्टी है उसमें, और वो अपने रेस्ट वाली पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करेगा। हम क्या करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे बस। जब उसके लगाए गए फोर्स से ज्यादा हम अपनी फोर्स बढ़ा दें तो क्या होगा, उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो जाएगा या शेप चेंज हो जाएगा, कुछ तो होगा। जैसे मान लो यही बॉटल है, ये बॉटल है, अभी इसका शेप ऐसा है, इस पे हमने फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ इतना फोर्स लगा के रखा है इसको होल्ड कर पाए। अगर मैंने इसमें ज्यादा फोर्स लगाया तो क्या होगा, अपना शेप चेंज करेगा, शेप चेंज किया। अगर इस पे फोर्स नहीं लगा रहा था तो क्या इसके स्टेट ऑफ शेप, मतलब इसके शेप में कोई चेंज आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। ये वहां पर रखा हुआ था, क्या वहां से बिना फोर्स लगाए आया क्या, नहीं आया। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल काउज होता है जो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन या शेप को चेंज करने का काम करता है। इतनी बात आ गई समझ में, तो इसको नोट कर लोगे, फोर्स होता क्या है। ठीक है, फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल कॉज विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन एंड द स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। इसको पहले नोट करो। लिख लियो। अब देखो थोड़ा सा हम फोर्स के बारे में रिकैप करके फोर्स का डेफिनेशन तो देख लिए, अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं, इसका यूनिट देख लेते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो फोर्स का किसी को फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्या होता है फोर्स, एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होता है, इसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पर फोर्स बताओ, फोर्स लगने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होता है, मास और एक्सेलरेशन। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, पक्का। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है या एक्सेलरेट नहीं कर रहा है या डिसेलरेट नहीं कर रहा है तो क्या वहां पर फोर्स लगेगा, लगेगा। कैसे, यहां अगर बताओ, एक बात बताओ, यहां पर मास तो किसी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं होता है, जीरो कभी नहीं हो सकता, चाहे छोटा पार्टिकल हो बड़ा पार्टिकल हो, किसी का भी मास जीरो होगा, नहीं होगा। यहाँ तक कि एक छोटा सा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना उसका भी मास होता है, मास तो जीरो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या फोर्स जीरो होगा, बात करेंगे इसके बारे में, अभी बताऊंगा दो केस जब हमारा फोर्स एक बार जीरो होगा और एक बार नॉन जीरो होगा, तब कौन कौन सा कंडीशन आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है हमारा, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। यहां पर क्या है, एम इक्वल टू क्या है, मास ऑफ द बॉडी
ऑफ द बॉडी। उसके बाद ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, द बॉडी, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और नोट कर लो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है बताओ। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता बताया था, क्या होता वेक्टर, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होता है। इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, किसी को पता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, किसी को याद है, क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन, ये एसआई यूनिट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक, ये तीन चीज़ें नोट करो, उसके बाद हम इसके यूनिट के बारे में देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे कंडीशन की जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है और नहीं लग रहा होता है, तब की कंडीशन की बात करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अब हम कुछ दूसरे यूनिट की बात करते हैं जो फोर्स का होता है। एमकेएस यूनिट होता है एक, और एक होता है सीजीएस यूनिट। हम दोनों यूनिट की बात कर लेते हैं। एमकेएस यूनिट, एमकेएस का मतलब समझते हो, समझाया था एक दिन, नहीं समझाया था, एमकेएस यूनिट, एम के एस, एम का मतलब क्या होता है, एम, एम मतलब है मीटर। अगर लेंथ की यूनिट देखनी है तो हम क्या देखेंगे, मीटर में। ठीक, लेंथ की यूनिट मीटर में देखेंगे। उसके बाद, और ये क्या है, मास की यूनिट है, मास की यूनिट किस में रखेंगे, केजी में, और ये टाइम की यूनिट रखेंगे सेकेंड में। ठीक है, अगर इस तरह से हम किसी का यूनिट लिखते हैं, चाहे फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, इम्पल्स हो, मोमेंटम हो, जिसमें लेंथ का जो यूनिट लिखेंगे वो मीटर में होगा, मास का किलोग्राम में होगा और टाइम का सेकेंड में होगा, तब वो क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में आता है, एमकेएस यूनिट होता है। और एक होता है सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो वो सीजीएस यूनिट और ये एमकेएस यूनिट दोनों के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है, थोड़ा सा जान लो। सीजीएस, सीजीएस यूनिट, सी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, और एस मतलब क्या है, वही सेकेंड। ठीक है, हम दोनों यूनिट में फोर्स की बात कर ले, फोर्स की बात कर लेते हैं कि फोर्स का दोनों यूनिट में क्या क्या वैल्यू होता है। अब देखो, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एमके सिस्टम वाला न्यूटन होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है। हम डेफिनेशन देखते हैं वन न्यूटन फोर्स का, वन न्यूटन फोर्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा, वन न्यूटन फोर्स कब लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पर बताओ। वन न्यूटन क्या है, एम के सिस्टम का एसआई यूनिट वन न्यूटन है, तो वन न्यूटन फोर्स हम किसको कहेंगे, हाँ, जब क्या होगा, मास भी 1 kg का होगा और एक्सेलरेशन भी उस पर 1 kg का लग रहा होगा, तब वो क्या होगा, वन न्यूटन फोर्स। इसका डेफिनेशन नोट कर लोगे, when
mass of one kg object moves with an acceleration of 1 meter per second square, then force on that object is said to be 1 न्यूटन। ठीक है, जैसे F इक्वल टू, अगर हम F मास इक्वल टू 1 kg और एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फोर्स इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू यही आता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, यहीं से हमारा 1 न्यूटन फोर्स आता है। ठीक, उसके बाद होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं और उसके बाद मास को ग्राम में लेते हैं और टाइम सेकंड में ही रहता है, तब जो हमारी यूनिट निकल के आती है वो क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है। तो देखो 1 न्यूटन को हम क्या करेंगे, चेंज करके सीजीएस यूनिट में लाते हैं, तब क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा? 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? देखो यहाँ पर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको चेंज करना है किसमें? सीजीएस यूनिट में। तो सीजीएस यूनिट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 kg को ग्राम में चेंज करना होगा। तो 1 kg, तो 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम? 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। मीटर है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब नीचे में क्या है? सेकेंड स्क्वायर, इसको तो छूना नहीं है, ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या निकल के आया? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर, ये 3 जीरो इधर का आएगा, उसके बाद 2 जीरो इधर का, ये होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम लिख देते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डायन। कितना? 10 टू दी पावर 5 डायन। ये होता है सीजीएस यूनिट में फोर्स का 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू। ठीक है, सीजीएस यूनिट में 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू होती है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डायन। ठीक है, याद रहना चाहिए ये। ये समझ में आया हम कैसे चेंज कर लेते हैं सीजीएस यूनिट में? कि कोई भी यूनिट हो ना, उसको तुम चेंज कर सकते हो सीजीएस यूनिट में। सिंपल सी बात है। अगर तुमको किलोग्राम दिखता है तो उसको क्या करना है? ग्राम में चेंज करना है। सेंटीमीटर मीटर दिखता है तो उसको क्या करोगे? सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे, और टाइम तो उसी में रहना है।
हो गया। अब ये इतना समझ में आ गया। अब वो कंडीशन देखते हैं जब फोर्स जीरो और नॉन जीरो होता है तब की कंडीशन देखते हैं क्या क्या होता है। हम दो बॉक्स बना लेते हैं, एक इधर, ये तेरा ये मेरा। हाँ, अब बात करते हैं एक कंडीशन जब f इक्वल टू ज़ीरो हो। ध्यान से इसको समझोगे, ये कंडीशन, इस कंडीशंस के बारे में ये क्या कहना चाह रहा है। जब f इक्वल टू ज़ीरो हो और एक बार f इक्वल टू नॉन f नॉट जीरो, अगर f जीरो है तो f जीरो है तो देखो क्या होगा, मतलब क्या है, m इंटू ए इक्वल टू जीरो है, m इंटू ए इक्वल टू जीरो है। अभी मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? चाहे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं वो हो, या बहुत बड़ा प्लैनेट हो, क्या उसका मास जीरो होता है? मास कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो मास जीरो नहीं होता तो क्या जीरो होगा कि फोर्स जीरो होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा। हाँ, अगर मास जीरो है नहीं होगा तो क्या होगा, मास तो कांस्टेंट है, हमारा मास कांस्टेंट है, ये तो हमारा क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट है। ठीक, तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, कांस्टेंट नहीं। किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट, इतना समझ के रखना। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो ये तो हमारा जीरो नहीं हो सकता, या फिर इससे अच्छा ना इसको ये लिख देता हूं, कांट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, तो मतलब क्या हुआ यहां पर, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। अब एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया था क्या होता है डेफिनेशन, किसी को याद है डेफिनेशन क्या होता है एक्सेलरेशन का? क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। ये बात समझ में आ गई? तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी चेंज क्या आया, वेलोसिटी चेंज आया जीरो। अब वेलोसिटी चेंज जीरो कौन कौन सी कंडीशन में आ सकता है? अगर रेस्ट में है तो क्या वेलोसिटी में चेंज जीरो आएगा? रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में है, हाँ, तो वेलोसिटी में चेंज तो हमेशा जीरो आएगा। एक होता है ये कंडीशन जब रेस्ट में है तब क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज जीरो आया। दूसरा क्या हो सकता है, मोशन में है तो कब, कौन सा कंडीशन, वहां पे भी होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम स्पीड से या सेम वेलोसिटी से क्या हो रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। अगर सेम वेलोसिटी से वो हमेशा ट्रेवल कर रहा है तो क्या उसके वेलोसिटी में चेंज जीरो है? हाँ, तो क्या हुआ, तो अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो दो कंडीशंस बन सकती हैं। दो कंडीशंस वो कौन कौन सी होगी, दो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, वो कंडीशन क्या है, वो या तो क्या होगा, वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, या तो वो क्या है, रेस्ट में। रेस्ट में कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगा और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा, तब वो रेस्ट में है। एक कंडीशन होता है यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगा, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड होगा और फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे जीरो आएगा। तो ये क्या है, रेस्ट
ये यूनिफॉर्म मोशन में है और ये रेस्ट में होगा। तो फोर्स नहीं भी लगता है फिर भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रह रहा है या फिर मोशन में रह रहा है। आप कहोगे सर अभी तो आप हमको बताए थे कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन का स्टेट को चेंज करता है। फोर्स लगने से स्टेट ऑफ रेस्ट वाली चीज़ें जो है स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है। अभी तो आप फोर्स 0 लगा रहे हैं फिर भी क्या हो रहा है, वो मोशन कर रहा है और रेस्ट में भी ये चीज़ है। ये कैसे पॉसिबल है बताओ। अभी बताओ मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। सच में? कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है। ग्रेविटी मुझे किधर की तरफ ले जाना चाह रहा है? नीचे की तरफ। तो मुझे होल्ड करके कौन रखा हुआ है? हैं? ये सरफेस जिस पे मैं खड़ा हूं, ये सरफेस जिस पे मैं खड़ा हूं ये मुझे होल्ड करके रखा है। ठीक, ये मैं हूं, तुम नहीं हो, ये मैं हूं। ठीक, ये मैं खड़ा इधर, अभी मैं खड़ा हूं, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो हम मेरा जो mg है ये नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लग रहा है। अगर ये सरफेस नहीं होता जिस पे मैं खड़ा हूं तो मैं नीचे की तरफ चलता चला जाता। तो मुझे होल्ड करने वाला कौन है यहां पर? मुझे होल्ड करने वाला कौन है यहां पर? इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स, जो ऊपर की तरफ लग रहा है। कौन लगा रहा है? ये सरफेस लगा रहा है ऊपर की तरफ, मेरे ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से क्या है, मैं रेस्ट में हूं। लेकिन नेट फोर्स यहां पर 0 हो रहा है ना, नेट फोर्स 0 हो रहा है। अगर एक भी फोर्स ज्यादा हो जाता, अगर ये mg ज्यादा हो जाता, नॉर्मल कम होता, तो मैं नीचे जाता, नॉर्मल ज्यादा होगा तो ऊपर जाऊंगा। यहां पर क्या हो रहा है, एफ नेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, जिसकी वजह से ये रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हो, ये बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन होता है, दो फोर्सेस का टाइप पढ़ोगे तुम, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, तो यहां पर क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। 8th में भी तुमने पढ़ा होगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो यहां पर रेस्ट में रहने का कारण क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में? जरूरी नहीं है। यहां पर तो रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो इस पर भी अभी क्या लग रहा होगा, बैलेंस फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में भी यही होगा क्या? हाँ, यहां भी वही होगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये पहले से ही 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक, जा रहा है, पहले से जा रहा है, और एट अ टाइम हमने क्या किया, 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, सेम टाइम हमने 10 न्यूटन का फोर्स पीछे भी लगा दिया। अब बताओ इस पर नेट फोर्स, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है, 0 है। 10 न्यूटन उधर की तरफ है, 10 न्यूटन इधर की तरफ है, तो एफ नेट इस पर कितना लगा, एफ नेट इस पर कितना लगा, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, कितना हो गया, 0 न्यूटन। नेट फोर्स तो 0 है, क्या ये मोशन में नहीं है? अभी भी ये मोशन में है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है। वहीं अगर हमने यहां पर 10 के जगह 40 कर दिया तो अब अनबैलेंस फोर्स हो गया। उधर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लगेगा तो उसका क्या होगा, अगर उधर ही जा रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, एक्सेलरेट कर जाएगा, वो करेगा ना, एक्सेलरेट कर जाएगा ये। ठीक है, तो यहां हुआ अनबैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस फोर्स लगा यहां पे, तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक, तो अगर हमारा क्या हो, एक्सेलरेशन 0 हो या फोर्स 0 हो या वेलोसिटी में चेंज 0 हो, तो दो कंडीशंस हो रही है। कौन सी कंडीशन है ये, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक,
तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के केस में फोर्स क्या होगा? बैलेंस। क्या होगा? बैलेंस फोर्स। ठीक, बैलेंस फोर्स, उस बैलेंस फोर्स होगा ये, या बैलेंस कंडीशन भी कह सकते हो। ठीक, तो यहां भी क्या होगा? बैलेंस ही होगा, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या? तो अगर हमारा फोर्स जीरो हो तो क्या क्या हो सकता है? इतनी सारी चीजें। अब अगर मान लो फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स जीरो नहीं है तो क्या होगा? फोर्स नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ? मास तो जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन कुछ हो रहा होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पर? एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ रहा होगा, जीरो तो नहीं होगा। जीरो नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज भी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज भी जीरो नहीं है। ठीक, तो क्या होगा ये? एक्सेलरेटेड या डिसेलरेटेड मोशन होगा। इसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। जैसे अभी मैंने केस बताया था, अगर यहाँ पर 40 न्यूटन लगे और इस इधर की तरफ 10 न्यूटन लगे, तो क्या होगा यहाँ पर? अगर रेस्ट में है तो ये मोशन में आ जाएगा, पहले से मोशन में नहीं रखते इसको, ये क्या होगा? मोशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। एफ नेट यहाँ पर कितना आएगा? 40 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, कितना आएगा? 30 न्यूटन। फोर्स अगर नॉन जीरो है तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो फोर्स आएगा, ये मोशन में आएगा। ठीक, रेस्ट को मोशन में लाएगा, मोशन को रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। आ गई इतनी बात समझ में? हाँ, कोई दिक्कत? नोट करो इसको। हाँ 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 हाँ, वेलोसिटी में चेंज जीरो नहीं है तो फोर्स लगेगा। हाँ, वेलोसिटी में चेंज जीरो होगा तब ना। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स, अभी क्या बताया? फोर्स इज एन एक्सटर्नल cause which can try to change the state of rest, state of motion और state of direction of a body। ये एक्सटर्नल काउज है ना, वो उस एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो है तब क्या होगा? या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल कॉज है ना। फोर्स क्या है कि एक्सटर्नल कॉज है। अगर फोर्स जीरो है तो या तो वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। मोशन में भी क्या? यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, जैसे अभी देखो ना, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या किया? फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, अनबैलेंस फोर्स लगाया। अगर मान लो इधर से ये फोर्स नहीं लगाया, फिर भी क्या हो रहा है? फोर्स तो लग रहा है ना, तो ये क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बस, अगर इस पे अगर बैलेंस फोर्स की बात करो तो बैलेंस फोर्स में क्या होगा? इधर 40 है तो इधर भी 40 हो जाएगा, बैलेंस फोर्स है। तो ये अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो नहीं आएगा। अगर ये मोशन में था पहले से और एकदम से हमने एक बैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स, बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। हाँ, ठीक, बढ़े आगे। अब है व्हाट कॉज द फोर्स टू कम। फोर्स लगने के लिए क्या चाहिए? बताओ। 8th में पढ़ा होगा तुमने, इंटरेक्शन।
फिजिकल इंटरेक्शन और नॉन फिजिकल इंटरेक्शन पढ़ा 8th में। तो वहां पर ये भी तुमने पढ़ा होगा कि फोर्स अप्लाई होने के लिए हमें किसी के साथ इंटरेक्शन जरूरी होता है, या तो वो फिजिकल इंटरेक्शन हो या नॉन फिजिकल इंटरेक्शन हो, जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को हमें एक इस जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो क्या बिना फोर्स लगाए उस पर हो सकता है ऐसा? क्या किसी हमें मान लो किसी को धक्का देना है, तो क्या बिना फोर्स लगाए धक्का दे पाओगे? हमें किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ना है, क्या बिना फोर्स लगाए तोड़ पाओगे? बिना इंटरेक्शन के तोड़ पाओगे? तो फोर्स लगाने के लिए इंटरेक्शन जरूरी है। ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमें उसके साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा, या तो फिजिकली या नॉन फिजिकली। ठीक है। या तो हमें उसको टच करके फोर्स लगाना होगा, इंटरेक्ट करना होगा, या फिर बिना टच किए भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो दो टाइप के हम पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। लेकिन अभी पहली बात क्या है कि व्हाट कॉज फोर्स टू कम, क्या होता है? फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन देयर आर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स गेट्स इंटरैक्ट। ये क्या हो रहा है? इंटरैक्ट होता है, गेट्स इंटरैक्ट। ठीक है। फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन देयर आर टू और मोर। ठीक है। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्या हो, अगर इंटरैक्ट करे विद द अदर बाय फिजिकल और नॉन फिजिकल कांटेक्ट, तब क्या होगा? फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब देखो एक चीज है, एक मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और तुम्हें इसको यहां से हटाना है। तुम यहां पर खड़े हो, ठीक है, एकदम बढ़िया से सूट बूट पहन के खड़े हो, तुम देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है और इसको मुझे हटाना है। क्या तुम्हारे देखने से हट जाएगा वो? हटेगा? नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा वो। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको टच करना पड़ेगा। हाँ, जब तक ये ऑब्जेक्ट इसके टच में नहीं आएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा, फिजिकल इंटरेक्शन में नहीं आएगा, तब तक इसको ये धक्का दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको छूना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? टच करना पड़ेगा। तो कैसे होगा टच? इसके पास आना पड़ेगा, पास आएगा, ठीक, पास आने के बाद इसको इस तरह से धक्का दे पाएगा। अब ना हुआ यहां पर फिजिकल इंटरेक्शन। अब फिजिकल इंटरेक्शन हुआ तो ये क्या होगा? अपना पोजीशन चेंज करेगा। फोर्स लगा, पोजीशन चेंज हुआ। अगर ये फोर्स नहीं लगता तो पोजीशन चेंज होता? ये रेस्ट में था, मोशन में आता? नहीं। या फिर ये मोशन में था तो क्या रेस्ट में आता? नहीं। तो फिजिकल इंटरेक्शन जरूरी है, या यूं कहो तो इंटरेक्शन जरूरी है। ठीक है। तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो अगर सवाल पूछे कि क्यों फोर्स लगने के लिए क्या चीज होना जरूरी है, तो इंटरेक्शन जो होना जरूरी है। फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन देयर आर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद टू और मोर, वो तो बोल दिया, इंटरेक्ट विद द अदर बाय फिजिकल और नॉन फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है। तो वो क्या होगा? फोर्स लगेगा। लिख लो इसको क्वेश्चन के साथ। अच्छा,
लिख लिए हो? अब देखो फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स का इफेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्या इफेक्ट डाल सकता है वही है। तो देर आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्लूड्स फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। जैसे अभी मैंने देखा है कि बोतल, बोतल पे अगर मैंने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, वो चेंज हो रहा था। या हो सकता और ज्यादा फोर्स लगा के उसको मैं मरोड़ सकता था। जैसे इसी को है, फोर्स लगा के मैं तोड़ सकता हूँ, नहीं लगाऊंगा नहीं टूटेगा, बस पकड़ के रखा मैंने फोर्स लगा के। अभी यहाँ पर मेरे हाथ में क्यों है? क्या मैंने फोर्स लगाया इस पे? लगाया है, तो फोर्स लगा के मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अच्छे से नोट कर लोगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स हेडिंग डालोगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ a moving object. Force changes the direction of moving object. Force can change the size of the object, or force can change the state of। ये सारी चीजें पहले लिख लो, फिर एक एक करके समझाता हूं। हो गया? अब देखो यहां पर फोर्स क्या कर सकता है। अगर मोशन में है तो क्या फोर्स लगा के रेस्ट में ला सकते हो? अगर रेस्ट में है तो फोर्स लगा के मोशन में ला सकते हो। अगर स्पीड में है, अगर ज्यादा स्पीड है तो क्या मैं इसको स्लो डाउन कर सकता हूं? हाँ, स्लो डाउन कर सकता हूं। उसके बाद क्या स्लो है तो स्पीड अप कर सकता हूं, स्पीड अप कर सकता हूं। क्या शेप चेंज कर सकता हूं? शेप चेंज हो सकता है, हो सकता है। इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं। फोर्स लगेगा तो मोशन में है तो रेस्ट में आएगा, रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि आएगा, हम ट्राई कर सकते हैं इसको रेस्ट से मोशन में लाने को, मोशन से रेस्ट में लाने को। स्पीड है तो स्लो डाउन कर सकते हैं फोर्स लगा के खींच करके, या फिर आगे से पुश करके, या फिर स्लो है तो उसको स्पीड अप कर सकते हैं, या फिर उसका शेप चेंज कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हम इसके फोर्स लगा के कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। राइट, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इतने सारी चीजें लिख दो, हो गया बस। ठीक है,
उसके बाद क्या है इफेक्ट ऑफ फोर्स में, देखो अब ये बहुत सारे कंडीशंस है, सब जगह हम क्या करेंगे फोर्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो रहा है। ये पहले क्या है अप्लाइड फोर्स, क्या लिखा है यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लिखा है। यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, एक हैमर से एक कील को ठोका जा रहा है। अगर ये हैमर से इस पर फोर्स ना लगाए, अपने हाथ से इस पर फोर्स ना लगाए, तो क्या ये कील अपना पोजीशन चेंज करेगा, नहीं करेगा। तो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक ये हैमर इस पर इस तरह से फोर्स ना लगा दे। ठीक, तो क्या कह रहा है अप्लाइड फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय another object or system, typically resulting in a change in the object's motion or deformation। ठीक है, अगर यहीं पे स्कील के जगह एक पत्थर होता तो पत्थर अपना डिफॉर्म हो जाता, टूट जाता, अपना शेप चेंज कर लेता। तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में ला सकता है, या फिर किसी चीज को डिफॉर्म कर सकता है, तोड़ सकता है, डिफॉर्मेशन कर सकता है। अगर ये तुम लिखना चाहोगे अलग अलग से तो ऐप पे जाके ये नोट्स अलग से लिख लेना, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पर तुम्हारा बॉइंट फोर्स है, और ये क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो बैलेंस फोर्स है। ठीक है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आगे भी है, लेकिन ये तुम एक्स्ट्रा अगर लिखना चाहोगे लिख लेना। ठीक, तो मैं इसके बारे में से बता दे रहा हूं। अब है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किसी को पता है थोड़ा बहुत, इसके बाद हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या होता है, दो मास के बीच में लगने वाला जो इंटरैक्टिव फोर्स होता है या अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, दो मासेस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट with mass. It is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इस यूनिवर्स में, सब क्या करता है, एक दूसरे को अपनी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसका फॉर्मूला तुमने देखा भी होगा कहीं पे, फोर्स इक्वल टू होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद मास, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये क्या होता है, दोनों मासेस जो दो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये m1 है, ये m2 है, दोनों का मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, m1 m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है r, इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये लॉ किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मुझे ये बताओ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसको क्या कभी कोई कॉन्टैक्ट करता है क्या? अर्थ मून पर जो फोर्स लगा रहा है, या फिर मून जो अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, क्या रस्सी से बंधा हुआ है, स्प्रिंग से बंधा हुआ है? सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, क्या कोई रस्सी से बांधा हुआ है? नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अभी हमने इस पे फोर्स लगाया, क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है? हमने कॉन्टैक्ट कर रखा है, हमारे हाथ के साथ इसका फिजिकल इंटरेक्शन है। ठीक, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। सेम चार्जेज अगर होगा तो क्या होगा, वो रिपल्सिव होगा, अगर अपोजिट चार्जेज होगा तो अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों हो सकता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या दो नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा क्या होगा, ये दूर जाएगा। ठीक है, दूर जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
वहीं अगर क्या हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आगे बात समझ में। Depending on the sign of the charges and it is proportional to the product of their charges and inversely proportional to their square of स्क्वायर का क्या होता, किसका स्क्वायर, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। जैसे मान लो ये क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस आर है, तो इस पर फोर्स क्या लगता है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वैसे इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला इसका होता है। तो ये दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का भी फोर्स होता है, ठीक। उसके बाद होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग भी क्या होता है, एक फोर्स लगाता है। स्प्रिंग देखा होगा सबने, हमारे पेन में पहले हुआ करता था, अभी भी आता है वैसा पेन, टिप 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 करने वाला पेन, उसमें स्प्रिंग होता है। वो उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, जब स्प्रिंग को हम जैसे ऊपर वाले को दबाएं, दबने के बाद वो थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है ज्यादा, तभी दबता है। अगर मान लो वहां पर स्प्रिंग नहीं होता तो क्या बिना फोर्स लगाए यहां उसका निब निकल जाता, निकल जाता, ठीक है। जैसे बहुत जगह हमने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग कैसा होता है, अगर उसको हम इस तरह से फोर्स लगा के कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो स्प्रिंग क्या करता है, हमारे हाथों पर फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा होता है, ठीक है, और वो चाहता भाई एक्सपैंड कर जाए। या फिर हम उसको फोर्स लगाकर स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, अपोजिट फोर्स लगाता है, होता है ऐसा। तो वो भी क्या एक फोर्स लगाता है, वो भी क्या एक फोर्स होता है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, उसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, स्प्रिंग फोर्स इज a restoring force exerted by a spring when it is stretched or compressed. It is proportional to the displacement of the spring from the equilibrium position, ठीक है, ये लिखना चाहोगे लिख सकते हो। उसके बाद होता है एक ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होता है, ड्रैग फोर्स का मतलब देखो क्या होता है, तुमने पैरासूट वाले इंसान को देखा होगा, कूदते हुए देखा होगा, पैरासूट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, ठीक है। पैरासूट जब लगा कि कोई कूदता है तो कूदने के बाद तुमने देखा होगा वो पैरासूट खोल लेता है। खोलने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारे अर्थ सरफेस पे आता है, ऐसा ही होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, पैरासूट खोलने के बाद वो धीरे क्यों हो जाता है, पहले तो वो बहुत बड़े हाई स्पीड से आ रहा होता है, उसके बाद जैसे पैरासूट खोला वो धीरे हो जाता है, ऐसा क्यों, एयर रेसिस्टेंस। और वही क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स होता है, वो जो ऊपर की तरफ लग रहा होता है। ये क्या है, मान लो एक पैरासूट है और इसमें तुम लटके हुए हो, ठीक, और नीचे आ रहे हो, तो एयर तो हर जगह है, हर जगह मौजूद है, तो एयर अपना क्या है कि रेसिस्टिव फोर्स लगाता है, रेसिस्टिव फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। हम नीचे आना चाहते हैं, हमारा मास हमें नीचे लाना चाहता है, लेकिन ड्रैग फोर्स क्या कह रहा है, भाई मैं तुम्हें नीचे आने नहीं दूंगा, ये हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। हमारा मास ज्यादा हो जाने के कारण से हम नीचे आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लगता है, यहाँ पर ड्रैग फोर्स लगता है, या फिर हम कहेंगे एयर रेसिस्टेंस लगता है, ठीक है, एयर रेसिस्टेंस या फिर ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स लगता है, ठीक, ये लगता है ड्रैग फोर्स। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट भी क्या करता है, फोर्स लगाता है। मैग्नेट के साथ सबने खेला होगा, देखा होगा कि किस तरह से दो मैग्नेट कभी क्या होता है, चिपक जाता है, तो कभी कितना भी तुम चिपकाने की कोशिश करो नहीं चिपकेगा, रिपेल करता रहता है, रिपल्सिव फोर्स लगाता रहता है। तो दो मैग्नेट अगर क्या हो, सेम पोल का हो, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, अगर सेम
पोल वाले हो तो क्या होगा, हमेशा रिपल्सन होगा। अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ आ गए तो कभी वो चिपकेगा नहीं। वही अगर उल्टा करके साउथ पोल दे दो और नॉर्थ पोल दे दो तो चिपक जाएगा, फिर जल्दी हटेगा नहीं वो। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स that is exerted on a charged particle or a current carrying wire when it is placed in a magnetic field. It is proportional to the strength of the magnetic field, the charge or current. ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तुमने मैग्नेट से खेला होगा और कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट्स भी होता है, ठीक है, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक, अट्रैक्ट करता है मैग्नेट्स को, जैसे लोहा, आयरन, जिसको कहते हो आयरन, निकेल होता है और कोबाल्ट होता है। ये तीन ऐसे एलिमेंट्स है जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होता है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। ये तो हुआ मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट होता है या फिर नेचुरल मैग्नेट वगैरह होता है ना, वो क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। एक चीज और होता है, जो करंट कैरिंग वायर होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। जब 12th में जाओगे तो वहां इसको बड़े अच्छे से पढ़ोगे, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है और वहां पर जो चार्जेस पर फोर्स लगता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ोगे, दोनों चीजें पढ़ोगे, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि जो भी करंट कैरिंग कॉइल है या वायर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा होता है। और फिर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक जो एलिमेंट्स है उसको अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर चार्जेस को भी अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक। उसके बाद होता है बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है, बॉयंट फोर्स क्या करता है, ये हमेशा फ्लूइड्स के बीच में लगता है। ठीक है, फ्लूइड्स क्या होता है, जो फ्लो कर सकता हो, जैसे लिक्विड है फ्लूइड कहलाता है, गैस है फ्लूइड कहलाता है, ये फ्लो हो सकता है। तो ये क्या करता है ना, एक जैसे देखो, अगर हमने किसी कैन में, किसी भरे हुए कैन में किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, भरे हुए कैन में किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो क्या होता है, कितना चांस है उसके डूबने का, जरूरी नहीं कि चांस हो डूबने का, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ, वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट पे जिसको तुमने डाला है, उसका डेंसिटी उस लिक्विड से ज्यादा है कम है, इस पर डिपेंड करता है। अब मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको तुमने डाला, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको तुमने डाला है, तो अगर ये मान लो यहां पे है, ठीक है, तो इसके ऊपर, इसके इस वाले सतह के ऊपर ये जो लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है इसमें, जो भी है, मान लो वाटर है या जो भी लिक्विड है, क्या करेगा, अरे यार फिर से वही, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर मान लो नहीं डूब रहा है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये भी एक क्या होता है, फ्लूइड का रेसिस्टिव फोर्स होता है। ये इसके नीचे, नीचे इसका क्या लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट का नीचे में क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा ना। mg चाह रहा होगा भाई इसको डुबो दे, mg तो यही चाहेगा, हमेशा mg किधर की तरफ लगता है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, वो हमेशा इसको डुबोने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो लिक्विड है, लिक्विड भी तो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, भाई मेरे में आओगे तो जरूरी थोड़ी मैं डूबने दे दूंगा, ठीक है, तो वो रेसिस्ट करता है वो, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टिव फोर्स है, ये क्या है, बॉयंट फोर्स होता है, ठीक है, बॉयंसी फोर्स। देखो, बॉयंट फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज पार्शियली और फुली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड सच एज वाटर और एयर। ये बॉयंट फोर्स क्या होता है, ये होता है अपवर्ड फोर्स होता है एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड इन अ वाटर या फ्लूइड। आगे बात समझ में, बॉयंट फोर्स, ये सारी चीजें तुम लोग लिख लोगे। फ्रिक्शनल फोर्स की बात आगे कर लेंगे, बैलेंस फोर्स अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद
क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, या तो कांटेक्ट कह सकते हो या नॉन कांटेक्ट कह सकते हो। ठीक है, अगर हम इंटरेक्शन के हिसाब से बात करें तब, ठीक है, फोर्स क्या होता है? दो टाइप का, एक कांटेक्ट और दूसरा नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स को हम फिजिकल इंटरेक्शन भी कहते हैं और नॉन कांटेक्ट को नॉन फिजिकल इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा? कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या होता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या है? ये फोर्स which acts on a body only when the body is in contact with another body, the force is known as a contact force। अगर फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, कैसे लग रहा है? कांटेक्ट होने के बाद लग रहा है, तब वो क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। या फिर ये भी कह सकते हो, अगर फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है तो वो कांटेक्ट फोर्स होगा। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं कांटेक्ट फोर्स? एग्जाम्पल देखो तो। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद और बताओ, नॉर्मल फोर्स होगा क्या? नॉर्मल फोर्स होगा। उसके बाद एक होता है तुम्हारा टेंशन फोर्स। ओके सर, ये टेंशन फोर्स क्या है? हम बात करेंगे आगे टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स। और उसके बाद ड्रैग फोर्स भी होगा। ड्रैग फोर्स भी क्या होता है? कांटेक्ट होता है तभी लगता है, ड्रैग फोर्स। और उसके बाद अप्लाइड फोर्स तो होता ही है। तो इतने, और एक और ऐड कर लो, मस्क्यूलर, मस्क्यूलर फोर्स। ये सब के सब क्या है? कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में आता है। तो पहले डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखने के बाद ये सारे एग्जाम्पल लिख लोगे। लिख लिए हो? बड़े तेज हो रहे हो तुम। पूरा तो लिखो, छोड़ क्यों रहे हो? लिखो पूरा। चलो फिर आज इतना ही, कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और स्लाइड्स भी बचे हुए हैं, तो इसको हम अगली वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है।